डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की लेटेस्ट इस प्रकार से है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्हें संसद में विपक्षी नेताओं के खरी खरी सुनाने के बाद अब विश्व बैंक के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष को भारत नेपाल संबंधों में आ रहे बदलाव की जानकारी दी। प्रचंड ने कहा कि अगले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा आयात करने की भारत की प्रतिबद्धता ने दक्षिण एशिया में जल विद्युत विकास के लिए एक नया द्वार खोल दिया है। यह डील प्रचंड की हाल में हुई भारत यात्रा के दौरान हुई थी। प्रचंड ने शुक्रवार को दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइसर के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि से हरित और स्वच्छ ऊर्जा के विकास में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। सिंहर दरबार में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि अगर हम जल विद्युत के विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम दुनिया के लोगों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश भी नेपाल से जल विद्युत विकास से लाभान्वित होंगे। प्रचंड ने हाल में भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक को याद किया, जहां मोदी ने अगले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा आयात करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। प्रचंड ने कहा इसने जल विद्युत विकास के लिए एक नया द्वार खोल दिया है। प्रचंड ने 31 मई से 3 जून तक भारत का दौरा किया था। दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रचंड की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी। राइसर और प्रचंड ने नेपाल और विश्व बैंक के बीच 6 दशकों से अधिक के सहयोग को याद किया। प्रधानमंत्री के करीबी सूत्रों के अनुसार उन्हें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां और हरित विकास की संभावना सहित विकास प्रक्रिया से संबंधित देश की चुनौतियों पर भी चर्चा की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को संसद की सदस्यता से अचानक इस्तीफा देकर पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने एक संसदीय समिति के एक बयान के बाद यह कदम उठाया। समिति ने बयान में कहा कि जॉनसन की ओर से अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन का उल्लंघन कर 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री आवास में पार्टियां आयोजित करने के मुद्दे पर संसद को भ्रमित करने के मामले में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जॉनसन 58 इस मामले में एक संसदीय समिति की जांच का सामना कर रहे हैं। समिति इस बात का पता लगा रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट में लॉकडाउन से जुड़े नियम तोड़कर जिन पार्टियों का आयोजन किया, क्या उन्हें लेकर उन्होंने निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को गुमराह किया। जॉनसन का फैसला शुक्रवार को तब आया जब उन्हें संसद की विशेषाधिकार समिति से इस महत्वपूर्ण मामले में एक गोपनीय पत्र मिला। जॉनसन ने संसदीय समिति की इस जांच को उन्हें संसद से बाहर निकालने का प्रयास करार दिया। एक बयान में उन्होंने कहा, समिति ने इस संबंध में अभी तक एक भी सबूत पेश नहीं किया है कि मैंने जानबूझकर या लापरवाही से हाउस ऑफ कॉमन्स को गुमराह किया। इससे पहले शुक्रवार को उन्हें जांच समिति रिपोर्ट की एक प्रति मिली जो अभी प्रकाशित नहीं की गई है। जॉनसन ने दावा किया कि यह रिपोर्ट त्रुटियों और पूर्वाग्रहों से भरी हुई है। मार्च में विशेषाधिकार समिति को सौंपे गए साक्ष्य में जॉनसन ने संसद को गुमराह करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा करने से इनकार किया। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि पार्टी में जुटी भीड़ ने सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी का आयोजन आवश्यक कार्यक्रम के तहत हुआ था और दावा किया कि इसके लिए पूर्व अनुमति ली गई थी। जॉनसन ने जोर देकर कहा कि उन्होंने अपने विवेक के अनुसार हमेशा दिशा निर्देशों का पालन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने सांसद पद छोड़ने की घोषणा करते हुए बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने झूठ नहीं बोला और मुझे विश्वास है कि समिति ये बात जानती है, वो अच्छी तरह से जानती है कि जब मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स से बात की थी तो मैं वही कह रहा था जिसे मैं ईमानदारी से सच मानता था और जो मुझे किसी भी अन्य मंत्री की तरह करने के लिए कहा गया था। आइए अब हम कनाडा के बारे में बात कर लें। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमारा उद्देश्य अपराधियों की पहचान करना है, न कि पीड़ितों को दंडित करना। ट्रूडो देश की संसद में एनडीपी नेता जगमीत सिंह के एक पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। बता दें कि पढ़ाई पूरी कर चुके सैकड़ों भारतीय छात्रों पर कनाडा आने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कनाडा में स्थायी निवास नहीं दिया जा सकता। छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। ये छात्र कनाडा के रोड एजेंटों के धोखे और अपने भविष्य को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। सरकार में सहयोगी दल एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री आवर्जन धोखाधड़ी के शिकार भारतीय छात्रों को स्थायी नागरिकता देने पर विचार करेंगे। इस सवाल के जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हर मामले का मूल्यांकन किया जाएगा और पीड़ितों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मकसद धोखाधड़ी के शिकार लोगों को सजा देना नहीं बल्कि दोषियों को पहचान करना है। ट्रूडो के इस बयान के बाद प्रभावित छात्रों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पहले कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद ब्रैड रेडकोप ने भी कहा था कि देश में इमिग्रेशन कमेटी से अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्हें इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वीडियो जारी कहा था कि इस प्रस्ताव के पारित होने से कनाडा में पढ़ाई करने आए छात्रों को राहत मिलेगी और देश की नागरिकता लेने वालों को भी आसानी होगी। कनाडा में सैकड़ों भारतीय छात्र जिन पर फर्जी दस्तावेजों के
आधार पर इमिग्रेशन करने का आरोप है। इनमें से ज़्यादातर मामले 2016-17 के हैं। पढ़ाई पूरी कर चुके इन छात्रों को कनाडा से डिपोर्ट किया जा सकता है। छात्रों ने खुद को बेकसूर बताया। उनका आरोप है कि स्टडी वीज़ा के लिए आवेदन करने में उनकी मदद करने वाले एजेंटों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। कनाडा में डिपोर्ट होने से बचने के लिए भारतीय छात्र विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही मामले में शामिल एक वकील के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों के मामले में शामिल छात्रों की संख्या 150 से 200 हो सकती है। पंजाब का एक ऐसा छात्र लवप्रीत सिंह है जिसे 13 जून को डिपोर्ट किया जा रहा है। इन छात्रों ने खुद को बेकसूर बताया। उनका दावा है कि जालंधर में एक इमिग्रेशन कंसल्टेशन एजेंसी ने उसके साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की है। इन छात्रों से बीबीसी से बात की उनका कहना है कि वो बेकसूर हैं। उन्हें जालंधर की एक इमिग्रेशन कंसल्टेशन एजेंसी ने कथित तौर पर धोखा दिया और उन्हें ये दस्तावेज मुहैया करवाए थे। हालांकि क्या दूसरी एजेंसियां भी इस मामले में शामिल है, ये साफ नहीं। इससे पहले अमेरिका की एक फर्जी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के मामले में 100 से अधिक भारतीय छात्रों की गिरफ्तारी की खबर ने तूल पकड़ा था। बीबीसी से इन छात्रों में एक डिम्पल ने कनाडा से फ़ोन पर बातचीत में कहा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा है। मैं न तो आगे जा सकती हूँ न ही पीछे जा सकती हूँ। वो दिसंबर 2017 में स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा आई थी। अब उनकी शादी हो चुकी है और उनके पति भारत में हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के डिम्पल के घर में उनके 3 भाई बहन हैं। पंजाब के जालंधर में रहने वाले उनके पिता दर्जी हैं, माँ गृहिणी। साइंस से मास्टर्स की पढ़ाई करने वाली डिम्पल लंबे वक्त से नौकरी तलाश रही थी। वो कहती हैं 2 बार बैंक का इम्तहान दिया, वो नहीं क्लियर हुआ। उन सबसे तंग आकर मैंने यहाँ कनाडा का अप्लाई किया था कि उधर तो कुछ होगा। इतनी पढ़ाई की है कि उसका तो फ़ायदा होना चाहिए। डिम्पल को उनके एक रिश्तेदार ने जालंधर की एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज और इससे जुड़े ब्रजेश मिश्रा के बारे में बताया था। वो कहती हैं उस समय बहुत इनोसेंट था। उन्होंने मेरे सारे दस्तावेज देखे थे। आखिरकार उन्हें नवंबर 2017 में कनाडा का वीज़ा मिल गया। कनाडा से फ़ोन कॉल पर वो कहती हैं उन्होंने मुझे बताया कि एक कॉलेज ने मेरे दस्तावेज़ों को स्वीकार लिया है और कॉलेज एडमिशन लेटर आ गया है। डिम्पल ने कनाडा में कंप्यूटर नेटवर्किंग के कोर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए उस वक्त 12 लाख रुपए नकद दिए। इसमें उनकी कॉलेज फीस और अन्य खर्च शामिल था। लेकिन कनाडा में आने के 2 दिन बाद ही डिम्पल को बताया गया कि उनके कॉलेज में हड़ताल है और वो किसी दूसरे कॉलेज में अप्लाई करें। उनके पुराने कॉलेज की फ़ीस को वापस लौटा दिया गया। डिम्पल ने कनाडा में अपनी पढ़ाई 2019 में पूरी की। उन्हें वर्क परमिट भी मिला, लेकिन उन्हें तब झटका लगा जब मई 2022 में अस्थायी निवासी की उनकी अर्जी पर जवाब आया कि जिस कॉलेज को उन्होंने पहले चुना था उसका स्वीकृति पत्र फर्जी था। इसी स्वीकृति पत्र के आधार पर उन्हें भारत में कनाडा का छात्र वीज़ा और कनाडा में प्रवेश मिला था। डिम्पल को इमिग्रेशन अधिकारी से मिलने को कहा गया। फिर इस साल जनवरी में एक सुनवाई के बाद उन्हें एक्सक्लूशन ऑर्डर दिया गया। एक्सक्लूशन ऑर्डर के तहत आपको 1 वर्ष के लिए कनाडा से बाहर भेजा जाता है, लेकिन अगर आपने अपने बारे में गलत जानकारी दी है तो आपको कनाडा से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इमिग्रेशन अधिकारियों से मुलाकात पर डिम्पल कहती है, इंटरव्यू के दौरान मैं इतनी डरी हुई थी कि कुछ भी नहीं बोली। मैंने सोचा कि मुझे तुरंत भारत रिपोर्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कनाडा के फेडरल कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। उनके वकील जसवंत सिंह मंगत भी इसी तरह की स्थिति में फंसे कई छात्रों के वकील हैं। उनका आइए अब हम उत्तरांचल के पिरान कलियर के बारे में बात कर लें। पिरान कलियर में दोनों गंग नहरों के बीच स्थित हजरत पीर गैब अली शाह की दरगाह को यूपी सिंचाई विभाग ने 24 घंटे में हटाने का नोटिस चस्पा किया है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। साथ ही अकीदतमंदों में रोष व्याप्त है। वहीं दरगाह के खादिम सेवादार दरगाह को सैकड़ों सालों से स्थापित होने की बात करते हुए नोटिस का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग तृतीय ऊपरी खंड गंगनहर रुड़की की ओर से पिरान कलियर की प्रमुख दरगाहों में शामिल दोनों गंगनहरों के बीच स्थित हजरत पीर गैब अली शाह की दरगाह पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में लिखा है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड लोक मार्गों, लोक पार्कों एवं अन्य लोक स्थानों, सार्वजनिक स्थलों, मार्ग, नहर पर व्यावसायिक आड़ में अनाधिकृत धार्मिक संरचना को हटाने, पुनः स्थापित करने तथा नियमितीकरण नीति में 2016 के क्रम में सेवादारों को धार्मिक संरचना दरगाह को 24 घंटे में स्वयं हटाने के लिए दरगाह पर नोटिस चस्पा किया है। सेवादार रशीद साहबाद आफाक आदि ने बताया कि पिरान कलियर की प्रमुख दरगाहों में हजरत पीर गैब अली शाह की दरगाह भी शामिल है। यह दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है। पूर्वजों के मुताबिक अंग्रेजों के ज़माने से इसी स्थान पर स्थापित है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनके पूर्वजों की कई पीढ़ियाँ सेवादार के रूप में सेवा करते चली आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के समय में उनके पूर्वजों ने जब इस दरगाह की मरम्मत का कार्य शुरू किया तो उस दौरान भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय तत्कालीन सिंचाई मंत्री डॉक्टर पृथ्वी सिंह विकसित ने सेवादारों को एक आदेश देकर नक्शा बनाकर दिया था, जो आज भी उनके पास सुरक्षित मौजूद है। इसी को लेकर वह जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हजरत पीर गैब अली शाह की दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है। इस दरगाह से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग अपनी मुरादें मांगते हैं। नोटिस गलत चस्पा किया गया है, वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। शाह अली एजाज साबरी सज्जाद नशीन दरगाह साबिर पाक जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देशों पर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में 24 घंटे का समय दिया गया है।
पौराणिक है दरगाह, सीएम और अधिकारियों से करेंगे बात। शादाब शम्स, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि इसकी देखरेख कर रहे लोगों ने सैकड़ों साल पुरानी दरगाह की कोई कमेटी नहीं बनाई है और निजी स्वार्थ के चलते वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं कराई, इसे वैध नहीं कराया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते हमारे पास क्या है, इसे बचाने के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों से बात करेंगे कि यह दरगाह पौराणिक है, इसकी मान्यता है, सैकड़ों साल पुरानी संपदा है, जिनके साक्ष्य मौजूद हैं, ये अवैध नहीं है। जितनी भी पुरानी दरगाह हैं उन्हें वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया जाए। विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग हैं जियारत के लिए अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं। कलियर में सूफीज़्म का बड़ा मरकज़ है। पिरान कलियर में हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के अलावा इमाम साहब किलकिली साहब, हज़रत पीर गैब अली शाह अब्दाल साहब की दरगाह भी है। यहाँ पहुँचने वाले ज़ायरीन पाँचों दरगाहों पर जियारत करते हैं। इनमें से दोनों गंगनरों के बीच सिंचाई वाक़ी भूमि पर हज़रत पीर गैब अली शाह की दरगाह भी है, जिससे अकीदतमंदों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। आइए अब हम जो है पाकिस्तान के रक्षा बजट के बारे में बात कर ले। पाकिस्तान एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में। आर्थिक बदहाली, भुखमरी, महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में सरकार ने रक्षा बजट बढ़ा दिया है। पिछले साल के मुकाबले रक्षा बजट में 15.4% की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। एक तक पाकिस्तान के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। महंगाई का आलम यह है कि पिछले दिनों कम दाम में सरकार की तरफ से दिए जा रहे आटे के लिए करीब 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। कई जगह गोलियां चली तो कई लोग भूखे भी मर गए। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से रक्षा बजट में बढ़ोतरी से सवाल उठ रहा है कि आखिर इस परिस्थिति में भी पाकिस्तान ने रक्षा बजट क्यों बढ़ाया, इसके पीछे क्या रणनीति है। आइए समझते हैं। रक्षा बजट पेश करते हुए पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अगले साल के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.5% रहने का अनुमान जताया है। यह भारत के अनुमान 6.5% से करीब आधा है। मंत्री ने कहा है कि यह चुनावी बजट नहीं है और वास्तविक अर्थव्यवस्था के तत्वों पर केंद्रित है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट का कुल खर्च 14.46 लाख करोड़ रुपए है। सरकार ने कुल मौजूदा खर्च 13,320 अरब रुपए रखा है, जो पिछले साल के बजट आंकड़े से 53% अधिक है। बजट में सबसे ज़्यादा 7,303 अरब रुपए का प्रावधान कर्ज भुगतान के लिए है। पाकिस्तान सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के रक्षा व्यय का बजट 1,804 अरब रुपए रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.4% अधिक है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खर्च ब्याज के भुगतान में कर रहा है। वित्त वर्ष के लिए बजट में भुगतान पिछले वर्ष से 85% बढ़कर 7,303 अरब रुपये हो गया है, जो कुल वर्तमान व्यय का यह 55% है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य 21% रखा गया है। कंगाली पर भी कगार पर खड़े पाकिस्तान ने क्यों बढ़ाया रक्षा बजट, इसे समझ। पाकिस्तान के सैन्य उपकरण फाइटर जेट काफ़ी पुरानी तकनीक के हैं। सेना की कमजोरी सबके सामने है। ऐसे में सरकार अब नए सिरे से पाकिस्तान की सेना को मजबूती प्रदान करना चाहती है। रक्षा बजट में बढ़ोतरी का ज़्यादा हिस्सा नए और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों को खरीदने में किया जाएगा। इसके जरिए पाकिस्तान उन देशों से अपने रिश्ते भी बेहतर करने की कोशिश करेगा जो सैन्य उपकरण की बिक्री करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी देश तभी पाकिस्तान की मदद करेगा जब तक उसे आर्थिक फ़ायदा भी दिखेगा। भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत से हर देश को फ़ायदा होता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को भारत से मुकाबला करना है तो उसे अपनी खरीदारी की क्षमता को भी बढ़ाना होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।